क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं, वो हाइपोथेसिस होते हैं यहाँ पे, और हाइपोथेसिस बाद में बनता है, पहले आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव के बाद आपके रिसर्च क्वेश्चन, और रिसर्च क्वेश्चन की बेस पे हम पोस्टुलेट कहते हैं हाइपोथेसिस। ओके, हाइपोथेसिस का मैंने आपको बोल दिया हुआ कि अच्छा इसमें जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कंपेयर ग्रुप्स, रिलेटिव वेरिएबल एंड डिस्क्राइब रिस्पांस। आप कितने क्वेश्चन होते हैं ना, इट्स इफेक्टिंग ऑन प्लान, इट्स हैव मोर पॉजिटिव इफेक्ट एज कंपेयर्ड टू अदर, इट्स मॉडरेट, इट्स मीडिएट, तो ये आपस में कंपेयरिंग वाले ज्यादा क्वेश्चन होते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर। उसके बाद ये उसके क्वांटिटेटिव सर्च क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मतलब कौन से हैं जो आप लोगों ने प्लेस करने हैं इंट्रोडक्शन में, ये उसके फॉर्मेट दिया हुआ है, लेकिन हाइपोथेसिस किसी और तरह का होता है, वो उसका इसके साथ अलग नहीं होता है। ये क्वेश्चन है सर, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन डिस्क्राइबिंग आउटकम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन स्कोर डैश फॉर डैश इन द स्टडी। अब ये क्वेश्चन है जो हाइपोथेसिस बाद में बनेगा। फर्स्ट है कि हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर दैट इंपैक्ट ऑन इंप्लॉई जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। सो ये होगा बार अब फैक्टर्स होंगे ना, तो फैक्टर्स फिर आएंगे कि इनकम पॉजिटिवली इफेक्ट, इनकम इफेक्ट ऑन कस्टमर एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब होगा कि आप जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इस नजर के उनको बाद में हाइपोथेसिस भी क्लियर हो सके। अक्सर लोग कहते हैं वाई 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 वाई, वाई आंसर एक्सप्लोर करने में जाता है, वाई आंसर एक्सप्लोर करने में जाता है, लेकिन जब आपने लेना ही कंफाइंड है तो फिर उस सूरत में आपकी वाई नहीं लगेगा, फिर आपका क्या लगेगा व्हाट, या उसमें लिखा है क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन फोकस ऑन एग्जामिनिंग द लिस्ट अमंग वेरिएबल, डज आएगा उसमें। जब अगर क्वेश्चन डिस्क्राइबिंग आउटकम, फिर व्हाट लगेगा। जब आप लोग कहते हैं हमने रिलेशनशिप डिस्कस करना, डज पे इंपैक्ट पॉजिटिवली या जॉब प्रमोशन, इंपैक्ट ऑन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर रिटेंशन या मार्केटिंग एक्टिविटी, इंपैक्ट ऑन कंपनी प्रॉफिट, उस सूरत में भी डज का वर्ड यूज होता है। वाई का वर्ड हमेशा अक्सर में लोगों को देखो वाई, तो वाई जब भी है वो एक्सप्लोरेटरी होते हैं, वो क्वालिटेटिव में यूज होते हैं, इसमें डज व्हाट के क्वेश्चन यूज होंगे। और नाल हाइपोथेसिस देना तो वर्ड लिखना होता है आप लोगों ने। दूसरा हाइपोथेसिस पे व्हाट does self efficacy impact on intention to use computer, ठीक है। तो लेकिन दूसरी तरफ कहता है there is no significant difference between dash variable and dash variable, जब भी आप null hypothesis देना, लेकिन सोशल साइंसेस में आप null hypothesis नहीं देते। ये फर्स्ट होता है आउटकम, मतलब होता क्या है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑफ स्कोर ऑन, आप नेम ऑफ वेरिएबल देना, मतलब आप ये आपको नहीं पता कि इंडिविजुअल फैक्टर कौन से हैं, तो आप ये पूछें कि हाउ द इसमें व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएशन, इसमें आप इसका जो मैं यूज करता हूं व्हाट आर द फैक्टर दैट इंप्रूव ई टैक्स एक्सेप्टेंस, मेरा तो पहले मेरी वेटेज एक्सेप्टेंस है ना, व्हाट द फैक्टर दैट कैन इंप्रूव, व्हाट द फैक्टर दैट कैन ना, व्हाट द फैक्टर दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ इट। तो ऑलरेडी हमारे पास होते हैं, हम रिलेशनशिप लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो हमने करने ना, क्वेश्चन हम करके लिटरेचर ढूंढ के फिर हाइपोथेसिस लिखते हैं ना, पर क्वेश्चन तो जेन्युइन आपका होना चाहिए ना, चाहे पहले डिस्कस हो। आप ये कहते हैं पाकिस्तान में इंडेक्स बेहतर क्यों नहीं हो रहा, वो कहते हैं जब दुनिया में देखो कैसे बेहतर हुआ, वो तो जो दुनिया में देखना है वो लिटरेचर ही हुआ, पर क्वेश्चन तो मेरा ना, तो व्हाट फैक्टर दैट अफेक्टिंग द इंडेक्स एक्सेप्टेंस इन पाकिस्तान। ये आपका वो हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट होना चाहिए, बात में एक्सेप्ट होना चाहिए, उसमें हम एक्सेप्ट नहीं चाहते, मतलब ये डिपेंड करता है आप जो भी बात करेंगे उसकी रिवर्स। अच्छा, और इसमें नॉट का वर्ड होता है, मैं कहता हूं लाइट चली जाएगी तो इस क्लास की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, तो उसका नाम होगा लाइट चली जाएगी क्लास की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। अगर हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो वो फिर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, अगर हमारा रिजेक्ट होता है फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वो अल्टीमेटली फिनोमेना है उसको। ओके, फॉर्म द राइटिंग क्वांटिटी रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, ये मैंने उससे बताया था, डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन की बातें मैंने की थी। नॉन हाइपोथेसिस क्या है, डायरेक्शन हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस, डायरेक्शन में पासिंग एक्टिव की बात होती है और नॉन डायरेक्शन में पासिंग एक्टिव की बात नहीं होती है। और जो हाइपोथेसिस की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो बोला क्या है, फ्लान इफेक्ट ऑन फ्लान, फ्लान हैज रिलेशन ऑन फ्लान, मीनिंग देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन फ्लान, देयर इज नो रिलेशनशिप, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्लेजेस आने के चांसेस होते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे क्वेश्चन नहीं पड़ता। अब मॉडल फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, ये एक स्टडी दी है 2 पेज पे है, इसमें उन्होंने क्वेश्चन जो दिए हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सिर्फ
डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन टर्म व्हाट इज द एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द 8th ग्रेडर्स, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए होते हैं। लेकिन जब स्टैटिस्टिकली क्वेश्चन आ जाते हैं वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं। हाउ डज क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी रिलेट टू स्टूडेंट अचीवमेंट, हाउ डज क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी रिलेट टू द स्टूडेंट अचीवमेंट, किस तरह क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी स्टूडेंट की अचीवमेंट पे इंपैक्ट डालती है। जब दो चीजों को कंपेयर करेंगे, जब आप एक ही वेरिएबल को हाइपोथेसिस बनाएंगे ना, एक ही वेरिएबल का क्वेश्चन लिखेंगे, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन है? लेकिन जब आप एक से ज्यादा चीजों की बात करेंगे, वो आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चन होगा। मतलब टाइप्स हैं, अमूमन तौर पे हमारे तमाम हाइपोथेसिस इन्फ्लुएंशियल होते हैं जिनको हमें टेस्ट करना होता है, और क्वालिटेटिव में हमारे जो हाइपोथेसिस है और क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव मेथड में तो सर्वे डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल, लेकिन मैं सर्वे पे फोकस किया हुआ है इसमें हमें क्या क्या करना है। सर्वे डिजाइन में जब आप लोगों ने रिसर्च कंडक्ट करनी है तो मेथोडोलॉजी में बताना है कि आपने सर्वे डिजाइन कौन सा यूज किया, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर, पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, पॉपुलेशन क्या थी आपकी, सैंपल क्या था, इंस्ट्रूमेंट किसका यूज किया, वेरिएबल कौन कौन से हैं, डाटा एनालिसिस आपने किस स्टडी से किस टेक्निक से किया, और इंटरप्रिटेशन आपने कैसे की, किस प्रोफेसर को फॉलो किया। इसकी डिटेल में अगर हेल्प लेनी है, अगर आप एससीएम चाहते हैं तो फिर आप पेपर मेरे वाला कोई भी पेपर उठा लें, मेरे तमाम पेपर में एससीएम फिट हुआ है। और अगर क्वालिटेटिव की इंटरप्रिटेशन चाहते हैं वो मुझे मैं कोशिश करूंगा कि आपको पेपर भेज दूँ रिसोर्सेज के साथ, ऑनलाइन अपलोड कर दूँ, वरना मुझे जिसको जरूरत पड़े क्वालिटेटिव मेल कीजिएगा तो मैं वो पेपर ढूंढूंगा, पेपर है जिसमें क्वालिटेटिव बड़ी अच्छी तरीके से लिखी है। वरना आप क्वालिटेटिव का एक ना इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसमें तमाम के तमाम क्वालिटेटिव के पेपर हैं। इंटरनेशनल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्वालिटेटिव IJQM है, उसमें सारे क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव से पेपर लिखे जाते हैं। और अगर आपने पेपर लेना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें रिग्रेशन वगैरह डिस्कस हुई हो, वो फिर एंडी फील्ड की बुक में भी बड़ी सारी इंटरप्रिटेशन है, वो तो हर किसी के पास है, ठीक है ना। और स्मार्ट PLS की जो नेक्स्ट वर्कशॉप हमारी आ रही है इंशाअल्लाह, उसमें वो फर्दर उसके रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे। एससीएम नेक्स्ट सैटरडे को हम प्लान करते हैं, मैं कहता हूँ सीरीज चल रही है, चलती रही, एक लास्ट की वर्कशॉप है तो हम नेक्स्ट में स्मार्ट PLS सीखेंगे। स्मार्ट PLS, मीडिएशन, मॉडरेशन और IBDBs का जो भी रिलेशनशिप है, वेरियस बेस्ड प्रोजेक्ट थ्रू स्मार्ट PLS, हम वो अनाउंस कर दूंगा आज, तो वो उसके ऊपर करते हैं। वो क्वालिटेटिव रिसर्च में या क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी होगा IJQM में। तो मकसद सिर्फ ये है कि आपने ये फोकस जरूर देना है जब आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च को करना है, क्वांटिटेटिव के डाटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये उसमें कुछ चेकलिस्ट प्रोवाइड की हुई है, जब भी आप उसकी क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी लिख लें, डाटा एनालिसिस पहुंच जाए, आप ये देखेंगे जो 13 क्वेश्चन है, क्या इनके आंसर उसमें है कि नहीं। अगर 13 क्वेश्चन को एड्रेस करने में कामयाब हो गए, आपने बहुत अच्छा रिसर्च मेथोडोलॉजी को डिफाइन कर दिया। हाँ, और से डिजाइन में आता है, ये तो डाटा एनालिसिस के जो डाटा एनालिसिस का पोर्शन है उसके अंदर आप देखेंगे। सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का आपने कैसे दिया है, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था, उससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो बात कर रहे हैं वो तो आपने देनी हो, उसमें तरीका बताया ना कि 3 से 4 ये चीजें होनी चाहिए, 3 से 4 ये चीजें होनी चाहिए, 3 से 4 ये चीजें होनी चाहिए। जैसे आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का दिया हुआ है, हाँ, वैसा कुछ कैसे नहीं है जिसके अंदर हम अपनी नहीं, वो तो हर एक की अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना है ना, उसको नहीं कर सकते। उसके बाद तो शुरू हो जाता है कि उससे पहले नहीं किया जा सकता, उसे वो आप समझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन से डिस्कस करने के बाद आपने प्रॉब्लम कैसा, मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हाउ डज प्लान फैक्टर प्लान फैक्टर ऑन द प्लान, उसमें IBDB रिसर्च साइड को तो लगता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है आपकी, वो आपने खुद लिखी हुई। ये इसके 14 क्वेश्चन है, आप इनको अगर शामिल कर लेंगे तो आपको वो हेल्प करेंगे कि किस तरीके से जरूरत है पढ़ने। थैंक यू। ओके, सर्वे मेथड प्लान, सर्वे डिजाइन होता क्या, उसमें वही बात आएगी क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूड, क्रॉस सेक्शन इसमें डाटा एक दफा लॉन्गिट्यूड, तो आप इसको देखें और बताएं क्यों यूज किया आपने, उस पर राशन देना, लेकिन चलिए हम क्रॉस सेक्शन एक ही राशन देते हैं कि हमने डाटा एक दफा अपने पार्टिसिपेंट से कलेक्ट किया। पॉपुलेशन, ये वही चीज जो शुरू में दी है, उनकी सारी डिटेल में डिस्कस किया कि आपके पास ये वर्ड है कि आपने किन किन चीजों को कवर करना है, किन चीजों को शामिल करना है, किस तरीके से डिस्कस करना है, तो आप इनको लेके चलेंगे। वेरिएबल क्या है, जब आप लोग बनाते हो अक्सर पेपर देखा होगा
कि अक्सर इंस्ट्रूमेंट में ना क्या होता है, आपका वेरिएबल, उसकी बेसिक डेफिनेशन या वो वेरिएबल क्यों इंक्लूड किया क्वेश्चन, और उसके आगे नंबर ऑफ आइटम कौन कौन से हैं, ये टेबल भी आप बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप लोगों का किसी जनरल में नंबर ऑफ वर्ड कम पूछे तो ये आपको वहाँ पे हेल्प करता है कि काफी सारे डाटा को सम अप करने में आपकी हेल्प करता है, तो आप टेबल एक बना सकते हैं। उसके बाद डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, ये भी आपने जब डाटा एनालिसिस स्टार्ट करने लगे उससे पहले आपने बताया आपका रिस्पांस रेट क्या था, आपकी बायसनेस कंट्रोल की कि नहीं। कॉमन मेथड बायसनेस एक टेस्ट लगता है, वो चेक करते हैं। डिस्कस प्लान टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, मीन मीडियन मॉड और प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद आपने चेक इंस्ट्रूमेंट स्केल, लायबिलिटी, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटर प्रोग्राम एसपीएस से यूज किया था, टेक्निक कौन सी यूज की थी, प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, फिर आप शुरू करते थे किस मेथोडोलॉजी के तहत रिजल्ट को फाइंड किया। इस तरतीब के साथ आप चीजों को लेकर चलेंगे। ओके, ये इसके बाद एक मेथोडोलॉजी दी हुई है, पेपर 1980 पुराने पेपर पब्लिश है, उसमें ये सारे डिस्कस किए हुए हैं। मकसद से वाकई जिन्होंने अच्छा लिखा है ना वो चीजें दे दी कि आप इन चीजों को लेकर अपने नंबर ऑफ वर्ड्स की जो माइंड ब्लॉक आया होता है ना, ये आपको हेल्प करेगा। वो सारी चीजों में वो कि उसने क्या किया, कितना किया, किधर से लिया, वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। ओके, थ्रेट्स टू वैलिडिटी, ये अल्टीमेटली आपने चीजें चेक करनी है। उसका एक हल होता है कि हम चेक करते हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और दूसरी से करोड़बाग अल्फा से रिलायबिलिटी चेक करने की जो है वो कोशिश करते हैं। और उसमें थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, किस वजह से, अक्सर ना जब लिख रहे होते हैं तो आप कहते हैं वैलिडिटी किस वजह से इफेक्ट हो सकती है। जी मैंने हेडिंग दे रही है कि हिस्ट्री, मैच्योरेशन, रिग्रेशन, सिलेक्शन, मोर्टेलिटी, डिफ्यूजन ऑफ ट्रीटमेंट, ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। वर्ड से मुराद क्या होता है कि किसी भी डाटा की वैलिडिटी क्यों खराब होती है। जी वहाँ पे डाटा वैलिड था, यहाँ पे डाटा वैलिड नहीं, तो यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन हो सकती है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं है, यहाँ लोग क्वेश्चन सही फिल नहीं करते, यहाँ पे रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि जो वहाँ, अब यहाँ पे हम फोर्स वैलिडिटी प्रूव करते हैं। होता क्या है कि डाटा जब कलेक्ट करते हैं तो मैं क्यों करता हूँ, मेरे स्टूडेंट को डाटा कलेक्शन मेहनत करवा रहा हूँ कि जो अच्छा क्वेश्चन नहीं है वो डिलीट करवा देते हैं। हम जो अच्छा क्वेश्चन नहीं है वो हम डिलीट करवा देते हैं, क्योंकि वो हमें डाटा की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी खराब कर देगा ना। तो उसका फिर हाल क्या होता है कि उसको बेहतर कैसे किया जाए, फिर वन बाय वन इंस्ट्रूमेंट देख के फोकस करना पड़ता है। वरना ये वाले फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, ये वाले फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। आप इनको एक पॉइंट अपने ध्यान में रखेंगे, जब कभी भी वैलिडिटी का इशू आ गया हम कैसे जस्टिफाई करें, ये पॉइंट आपके सामने इनको देखेंगे, कोई एक पॉइंट इफेक्ट कर रहा होगा आपकी स्टडी को, तो एक पॉइंट इसमें इफेक्ट कर रहा होगा। क्वालिटेटिव मेथड्स में अगर देखते हैं तो उसमें आपका बेसिक क्वालिटेटिव में तो है ही इंटरप्रिटेशन के एनालिसिस में ये 7 जो 15 16 ही। अब ये 16 किस्म के मुख्तलिफ क्वेश्चन फॉर डिजाइनिंग ए क्वालिटेटिव प्रोसीजर, पूरा 16 स्टेप प्रोसीजर है। आप इसको फॉलो करें कि आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटेटिव मेंशन से लेके आपका ये चला जाएगा have multiple stages been decided for validating the finding। आपने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन तक। क्वेश्चन तो आपके इंट्रोडक्शन का ऐसा होता है, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। जब डाटा एनालिसिस करना है आपके 1 से 2 क्वेश्चन डाटा एनालिसिस दे दिया, फिर आपने कैसे डाटा को एनालिसिस किया, ग्राउंड थ्योरी, एनालिटिकल इंडक्शन, जो भी आईएस हम लगाते हैं, एचपी लगाते हैं, फिर आप उसको डिस्क्राइब करते जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब आपके डाटा में थ्योरी आ जाती है, फिर उस थ्योरी को इंटरप्रेट करना, ये हम पहले भी ग्राउंडेड थ्योरी के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर चुके हैं एनालिटिकल इंडक्शन के प्रीवियस वर्कशॉप्स में, जिसमें वो प्रोसेस होता है किस तरीके से डाटा को हम इंटरप्रेट करते हैं और फाइनल फाइंडिंग्स तक पहुंचते हैं। 16 स्टेप प्रोसीजर, अगर ये आपके डाटा में सारी चीजें पूरी हैं तो क्वालिटेटिव का आपका इशू नहीं रहेगा। कंपेयर कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स, मतलब वही है कि टेल द रीडर किस पे काम कर रहे हो, डिस्कस कौन सा सैंपल कहाँ से डाटा लिया, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, हाउ टू प्रेजेंट द डाटा एंड हाउ डू हैव रिटन द रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट को किस फॉर्मेट में हम इसको शामिल किया। कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट, ये आपका दिया हुआ है कि रिव्यू द नीड ऑफ पोटेंशियल आइडियाज ऑफ द प्रपोजल, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी रिसर्च इफ ऑडियंस इज नॉट नॉलेजेबल, कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड नेचुरल सेटिंग, रिसर्चर्स, की इंस्ट्रूमेंट, मल्टीपल सोर्स ऑफ डाटा। अक्सर लोगों को ये ख्याल होता है डाटा आया कहाँ से, आपने एनालिसिस को परफॉर्म कैसे किया, ये सारी चीजें आप उसके अंदर डाटा में नजर आएंगी। तो ओके, स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्वायरी, तो आपके पास अल्टीमेटली इनमें से कोई एक पॉपुलर एग्जांपल आपने इस्तेमाल करनी है कि किससे एनालिसिस दिया जनरली। और जनरली हम जो यहाँ पे सर्च करेंगे, जनरली जो हम भी स्टूडेंट कर सकते हैं वो ग्राउंडेड थ्योरी है। बाकी के अंदर आप लोगों को इशू की स्टडी में आपको किसी बंदे का परमिशन लेनी है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में परमिशन लेनी है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, लोग कहीं पता नहीं क्या जिंदगी सोच रहे हैं हमारे बारे में क्या है, और उसमें आप पर्सनल बायस भी हो सकते हो, घरों मार पड़ी होगी तो उसका मतलब कुछ और पैटर्न हो सकता होगा। सो फिनोमेनोलॉजी, नैरेटिव, ये सारी से स्पेसिफिक है, लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी किसी भी इशू में ओपन लग सकती है। जनरली मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ एथनोग्राफी पे अगर आपको
कोई अच्छी रिसर्च करनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मसले को हल करना, तो एथनोग्राफी तो जरूरी केस स्टडी में। क्वालिटेटिव डिजाइन, पेयर, फ्ला 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 फ्ला, ये चलता जाओ आगे, चले जाए। रिसर्चर रोल, ये सारा उसमें कि अब ये सारे टिप्स भी पॉइंट ऑफ व्यू से ना। फिर डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, आप डेटा कैसे कलेक्ट करना है, इंटरव्यू, रिकॉर्डिंग, उनके स्टेप्स, उनकी टाइप्स। फिर अगर ये कंपोनेंट दिए ऑप्शन विद टाइप्स, ऑब्जर्वेशन डाटा लेना है, इंटरव्यू लेना है, फेस टू फेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारे वो अल्फाज जो आपको हेल्प करेंगे। मेरी स्लाइड्स जितनी भी हैं वो आपको हेल्प करेंगी कि आपने चीजों को किस तरीके से लेके चलना है। ओके जी, तो मकसद सिर्फ ये है कि आपको वर्ड्स मिलते हैं लिखने के लिए, बोलने के लिए, तो प्लीज बी कंसंट्रेट ऑन इट। और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अच्छा जी, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स इंक्लूड डेटा कलेक्शन टाइप्स बियॉन्ड टिपिकल ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, द यूजुअल फॉर्म्स क्रिएट डिटेल इंटरेस्ट इन द प्रपोजल एंड कैन कैप्चर यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये मैं जनरली कहता हूं डेटा कलेक्शन के अंदर आपका क्वेश्चन कितना सपोर्टिव है, कि अगला बंदा बोले क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में, आपने जो लोगों से क्वेश्चन पूछे वो कितना इजी स्केल है और वो रीडेबल भी है कि नहीं। क्लियर हो गया। और अगर हम बात करें ये जो प्रोसीजर लिखा है, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, डाटा कलेक्ट कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, तो आप ऑब्जर्वेशन मीन एथनोग्राफी, तो ये वाले प्रोसीजर हैं कि आपने किन किन चीजों के नोट्स बनाने, क्योंकि जब आप एथनोग्राफी करते हो नोट्स बनाते हो, बोलते नहीं किसी के साथ, आपका मुंह सील होता है, आपने लिखना होता है। क्या क्या करो, गैदर फील्ड नोट बाय कनेक्टिंग ऑब्जर्वेशन एज पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर, ठीक है, गेट नोट्स बाय स्पेंडिंग मोर टाइम एज पार्टिसिपेंट देन एज ऑब्जर्वर, या मोर ऑब्जर्वर एज अ पार्टिसिपेंट, ये उसकी फील्ड बताइए। अगर आप इंटरव्यू हो, कंडक्ट एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, आप फोकस ग्रुप की तरफ चले जाओ। अगर डॉक्यूमेंट्स पे, नैरेटिव्स पे एनालिसिस करना है, फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन सा जनरल नोट्स, इसको कहते हैं वेरिएबल कंस्ट्रक्ट कंसेप्ट ग्रुप। नहीं, जब ये नोट्स नहीं, ये नोट्स हैं। नोट्स मीन के आपके पास नोट्स ऑब्जर्वेशन में नोट्स नहीं होते हैं ना, नोट्स लेने होते हैं, उसमें हमें फील्ड नोट लिखने होते हैं। ऑडियो वीडियो में कौन कौन सा मटेरियल आप लोगों ने उठाना है, साउंड्स, वीडियोस, ईमेल्स, सेल फोन मैसेजेस, जितना मैक्सिमम डाटा आपके रिलेटेड होता है तो उसकी सारी टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया। और डाटा रिकॉर्डिंग प्रोसीजर, इसमें सिंपल एक दो स्टडी कर लीजिएगा। आपका सिंपल 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन होने चाहिए, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, और सामने वाले को पता हो कि जनरली एथिकल ये है, उसको पता हो कि रिकॉर्डिंग हो रही है और उसकी परमिशन आपके पास होनी चाहिए, और उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, वो रिकॉर्डिंग बाद में बाहर नहीं जानी चाहिए, इस तरह की चीजें देखना है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में फिर वही बात कि कंप्यूटर में डाटा प्रॉपर एंटर करें, किसी किसी का मसला ना हो, उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी चेक करें, मिसिंग वैल्यूज को चेक करें, ठीक है, अगर मिसिंग वैल्यू है तो उसका एनालिसिस को एक्सप्लेन करें, और तमाम नॉर्मलिटी के असम्पशन के टेस्ट लगाएं, उस बिना पे टेस्ट को चूज करें। हमारे टेस्ट पे मीन मीडियन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के टेस्ट लगने हैं या रिग्रेशन के लगने हैं, स्ट्रक्चर मॉडलिंग क्यों लगा रहे हैं, पाथ एनालिसिस क्यों लगा रहे हैं, फैक्टर एनालिसिस क्यों जरूरी था, स्केल डेवलप किया तो फैक्टर एनालिसिस ईएफए लगेगा, फिर सीएफए, अगर स्केल डेवलप नहीं किया तो कोशिश करें सीएफए के साथ चले गए। और उसके बाद ये डाटा एनालिसिस इन क्वालिटेटिव सर्च, क्वालिटेटिव सर्च में जो डाटा एनालिसिस है, ये तो डायग्राम बनी हुई जनरल कि आपने रेंजेस लेनी है, फिर आपने उसको डाटा को डालना है, एनालिसिस करना है। ये ग्रोडी थ्योरी का प्रोसीजर है, ग्रोडी थ्योरी का प्रोसीजर आप इसको फॉलो करेंगे। और अगर इंटरप्रिटेशन की तरफ जाना है तो आप उसको ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर करें, और स्टेप बने हुए हैं, उन चीजों को देखें। ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर द डाटा फॉर एनालिसिस, ट्रांसफॉर्म इंटरव्यू रीडर, लुक एट ऑल द डाटा। फिर जब भी एनालिसिस करना आपने तमाम के तमाम डाटा को सामने रखना है, तो रिव्यू आपको हेल्प करता है कि तमाम के तमाम इंटरव्यू पे बैक होकर आप जो भी जनरल काम है उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रखते हुए आप कौन से हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहे हैं, कौन से हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहे हैं, हाइपोथेसिस का रेफरेंस जरूर मेंशन करें। अक्सर लोग रेफरेंस मेंशन नहीं करते, मेरा कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, कौन सा रिजेक्ट हुआ, और प्लस ये जरूर बताएं इसका इफेक्ट ज्यादा था या कम था। अमूमन तौर पे जितने भी हमारे पाकिस्तान में इधर से देखिए इफेक्ट साइज कैलकुलेट नहीं करते, पर मेरे मुताबिक इफेक्ट साइज जरूर कैलकुलेट करें। और देखिए प्रीवियस में बीटा और आस्कर क्या था, आपके स्टूडेंट में बीटा और आस्कर क्या है। अच्छी रिसर्च जो है वो बीटा और आस्कर की वैल्यूज की इंटरप्रिटेशन करती है। और इसके स्टेप्स है, 6 स्टेप प्रोसीजर था। इसके बाद रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी। क्वालिटेटिव स्टडी में अगर काम करेंगे तो फिर आपके वहां पे ट्रायंगुलेशन का मेथड है, मेंबर चेकिंग है, मल्टीपल इंटरव्यू, मतलब एक बंदे ने क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस किया, दूसरे से करवाएं, क्या दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं। पर क्वांटिटेटिव में तो आपके पास क्रोनबर्ग अल्फा और एंडरसन गर्बिंग की 4 स्टेप प्रोसीजर, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी का प्रोसीजर है, वो यूज कर सकते हैं आप।
है। ट्रायंगुलेशन का मतलब ये होता है कि उसमें 3 मुख्तलिफ किस्म के, मतलब इस रीजन से भी डाटा ले लिया, उस रीजन से भी ले लिया, उस रीजन से भी ले लिया, मतलब एक ही जगह 3 मुख्तलिफ जगह डाली, इधर से जो थ्योरी बनी वही उधर बननी चाहिए, वही उधर बननी चाहिए, या 3 लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ किस्म के मेथड के 1 या 2 मेथड पे नहीं 3 मेथड पे चले जाए। ट्रायंगुलेशन मतलब मल्टीपल मेथड यूज करके चले। नहीं, एक ही ट्रायंगुलेशन होती है। उसमें क्या होता है कि आपने जब डाटा करना है, जो सिंगल बंदा का मैसेज कर रहा है 3 जगह से डाटा ले, 3 ग्रुप का डाटा ले, उनको आपस में कन्वर्ट करें, लेकिन उनमें डिफरेंस ना हो, उनमें डिफरेंस ना हो। सियालकोट गुजरात और चले जाएंगे तो डिफरेंस आएगा, क्वालिटेटिव में बड़ा फर्क पड़ता है। तो उसका फिर यही होता है कि उन फैक्टर्स को कंट्रोल करो, वो फैक्टर लो जिसमें कॉमन पाया जाता है, इनमें कॉमन पाया जाता है। PWR दोस्त जो आपके साथ इकट्ठे होते हैं, पीयर, इसमें पीछे दिया पीयर डिब्रीफिंग है, पीयर डिब्रीफिंग। अब ये क्या होता है कि आपने डाटा लिया ना, तो आप उसको दे दो ना, दोस्त को दे दो, वो एनालिसिस करे, उसको एक्सप्लेन करे, वो कैसे समझता है उस डाटा के बारे में, इंटरप्रिटेशन क्या देता है। जब आप दोनों एक ही चीज को देख रहे हो तो दोनों एक ही पेज पे करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा तो क्यों डिफरेंस आ रहा है उसके ऊपर आपको लागू करो। आपने एक्सप्लेन कर लिया ना, आप उसे तो तुम एक्सप्लेन करो, या आप कोडिंग कर ली मैंने, उससे कोडिंग करो, दोनों कोडिंग में कितनी सिमिलरिटी, वो सिमिलरिटी इंडेक्स होता है इन वीवो में। अगर वो 90% पास है तो ठीक है, 10% वेरिएशन पॉसिबल उसे। और क्वालिटेटिव डाटा में क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा की जो स्ट्रेटजीज हैं वो क्या है, डेवलप डिस्क्रिप्शन एंड थीम, मैच टाइटल, स्ट्रेटजी ऑफ इंक्वायरी, यूज कोड्स। जब भी क्वालिटेटिव पेपर होगा इसमें अक्सर कोटेशन यूज होती है, क्योंकि फ्लॉ रिस्पॉन्ड हम उसमें कहते हैं कि फ्लॉ कहता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय लिविंग इन द सोसाइटी, ठीक है, तो हम कहेंगे जनरली द पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटी आर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द साइट, तो कहेगा फॉर एग्जांपल, तो आगे कोटेशन में उस बंदे की बात डाल देंगे। क्वालिटेटिव सर्च में आप लोगों की बातों के ऊपर मैसेज को परफॉर्म करते हो, उसकी मेटाफोर्स, एनालॉजी जो भी हम डिस्कस किए हैं। उसके बाद फिर वही है, आखिर पे बात करते हैं, आखिर पे आते हैं, स्टार्ट क्लियरली, अर्ली, बी परसुएसिव, गेट फीडबैक, डोंट गो द सेक्सिज्म, रेसिस्ट या डिसेबल्ड लैंग्वेज जो पर्सपेक्टिव है उसके अंदर ना जाएं। स्ट्रक्चर योर राइटिंग, टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, पैनलिस्ट, रेफरेंस जो हम जनरल यूज करते हैं। ओके, और अब आते हैं हम लोग टिपिकल वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्गुमेंट। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है आर्गुमेंट कैसे लिखना है हम लोगों ने, तो ब्रायमन इसके ऊपर लिखता है कि अगर आप इंट्रोडक्शन में हैं तो आप इन दिस डिसीजन आई विल आर्गू दैट, this decision argues that, it is often argued that, it is argued that, here that, it could be argued that। ये मतलब मुख्तलिफ किस्म में मैंने स्टार्टिंग स्टेटमेंट जो उसने ब्रायमन ने दी है वो यहाँ पे लिखी है। लिटरेचर रिव्यू में आपने स्टेटमेंट में आर्ग्यू को कैसे स्टार्ट करना है, रिसर्च मेथड, फॉलोइंग द आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड बाय फला, आगे उसके बाद रिजल्ट, दिस शोज, दिस डेमोंस्ट्रेट, दिस इंप्लाइज, फ्रॉम दिस आई सजेस्ट, डिस्कशन में। तो ये कुछ स्टेटमेंट आपको हेल्प करेंगी जब भी आप लोग जिस चैप्टर में लिख रहे होंगे, तो ये वाले वर्ड इनिशियल यूज करेंगे तो आपको ज्यादा सपोर्टिव होगा किसी भी बात को स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप जाते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, हम सबको पता है इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, थ्योरी एंड हाइपोथेसिस, मेथड, जर्नल एंड डिस्कशन, ये जर्नल ऑफ मैनेजमेंट का जो दिया हुआ है जो सबसे लीड कर रहा है बिजनेस के फील्ड में। बिसाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली, उसमें जो क्वालिटी रिसर्च पब्लिश हुई है उसके अंदर जो कहा इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथड, प्रेजेंटेशन ऑफ मेन थीम, डिस्कशन एंड इम्प्लीकेशन के ऊपर काम चल रहा है। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है जी पूछे जी। तो इसमें इंट्रोडक्शन इसमें वो लिटरेचर रिव्यू नहीं है, यही है एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू ना डिटेल में, लेकिन इसके अंदर आपका जो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर है इसमें डिटेल लिटरेचर, इसे रिव्यू ऑफ द लिटरेचर जिसको आपने डिस्कस करना है। क्लियर हो गया जी? जी ओके जी। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर की जानिब जिसमें हम लोग ड्रा कर सकते हैं अपने उसको मॉडल्स को, जिसमें से ये मॉडल बनाने के पर्पस के लिए नहीं, इसके अलावा आप इसमें कर सकते हैं फ्लो डायग्राम्स, किसी किस्म, इसमें बहुत सारे चार्ट आपको बहुत जगह पे अप्लाई करेगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है ई ड्रॉ, और ई ड्रॉ ये आपके सामने ओपन कर लिया मैं, ई ड्रॉ, और इसका मैंने मैक्स वेरिएंट डाउनलोड किया हुआ है, ये नेट पे अवेलेबल है। ई
ड्रॉ, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम हो गया, ई ड्राइंग। तो ये सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल की तरह काम करता है, ठीक है, और वर्ड की तरह है, सारा लेआउट उसी तरीके से चल रहा है और उसी तरीके से आप परफॉर्म। हाँ जी बिल्कुल, ये ईटा है। इसकी सबसे खूबसूरत चीज ये है कि इसमें जितने डायग्राम पॉसिबल है ना, जितने डायग्राम पॉसिबल है, मैं आपसे वो सारे के सारे दे दिए हूँ। बड़ा रेवोल्यूशनरी टाइप का है, बिजनेस डायग्राम, कार्ड, चार्ट, क्लिप आर्ट, डेटाबेस, इंजीनियरिंग, ये कोई मुश्किल, डबल क्लिक करेंगे सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये तमाम फील्ड के लोगों को ड्रेस करता है। जी जी, इजीली अवेलेबल है, इजीली है, पेड है जी। प्रेजेंटेशंस, मुख्तलिफ किस्म के प्रेजेंटेशन जो देना चाहते हैं आप, ड्राइंग्स, पेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइंस, सॉफ्टवेयर, सारे आपके इसके अंदर जो वो यूज करेंगे। किसी भी किस्म की डायग्राम यूज करना चाहते हैं, कोई भी रिलेशनशिप, कुछ भी चेक करना चाहते हैं, ये आपके साइड चीजें देगा। फर्ज करें मैं इसमें फ्लो चार्ट डायग्राम में आता हूं, कोई भी चूज करना चाहते हैं आप, अभी मैं इस पर टिक करूंगा ये आए, इस पर करूंगा ये आएंगे, नीचे देख रहे हैं इसके इतने सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं कि आप थक जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। इसमें सारे फॉर्मेट्स अपनी मर्जी के मुताबिक आप चीज़ों को इसमें दे सकते हैं। फर्ज करें मैंने इसके मुताबिक चलना है, बेसिक फ्लो चार्ट मैं खुद डिजाइन करना चाहता हूं, आप उसको चूज करके क्रिएट कर दें। क्लियर? तो ये आपके सामने आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। मैंने भी आपकी तरह नया नया सीखा, जैसे मैंने देखा कि मेरे ये वाला वेरिएबल यूज होता है और मेरे ओवल यूज होते हैं, ठीक है ना, आप ओवल ले जाएं। अब इसका फायदा क्या है, इसमें आप डबल क्लिक करें तो इसका नाम रख दें परसीव यूजफुलनेस, अगर क्लियर। और इसको मैं कॉपी करता हूं कंट्रोल दबा के, ये इसमें कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आ जाओ, अच्छा ये कंट्रोल वी, अच्छा वो कर रहा था लेकिन दबा ले आते हैं ना, ये देखे ना, ये देख रहे हैं आपको वो जो इशू आता था ना फिल करने का, वो सारा कुछ स्पेसिंग उसके मुताबिक आ रहा है, एक इक्वल डिस्टेंस के साथ। वर्ड में तो वो आप देख रहे हैं, आप इसके मुताबिक ठीक हो गया। अब इसमें आप वो एरो लेके ना चाहते हैं, ये बॉर्डर, बैकग्राउंड, एरोस, ठीक है, ये एरो की शेप्स हैं, आप इसमें कौन सा एरो शेप लेके आना चाहते हैं, ठीक है। वैसे तो वो उसमें ये बैकग्राउंड थी, पीछे बैकग्राउंड लगाने के लिए, बैकग्राउंड के बाद है बॉर्डर्स, पेज के कॉल आउट्स, ये इनको आपस में जो अटैच करने के लिए, लिंक करने के लिए, ठीक है, एरो शेप्स और बेसिक फ्लो डायग्राम। आपने फर्स्ट करें ये एरो देना है, ठीक हो गया। नहीं वो उसका एरो आ गया ना, इसको अब अटैच करना है ना, ये तो एक्सपैंड प्लस हो गया। वो उसके साथ अटैच होता चला जाएगा ना, वो उनके साथ है, ठीक है ना। वो जिस तरह भी उसको डायग्राम देनी, लेकिन मैं इसको नहीं देख रहा था, मैं ना कल जो इसका रिवर्स चेक कर रहा था, मैंने कल इसके ना एरो शेप में गया, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। मैंने यहाँ से एरो पकड़ा, ये भी इसके एरो आते हैं, इसके ऊपर थे, हाँ ये वाले एरो मुझे बड़े अच्छे लगे। चले मॉडल को प्रेजेंट ही करने ना, ठीक है ना, आप उसको कोई भी खूबसूरत शक्ल देनी है तो वो आप पे डिपेंड करता है। ये दूसरी शक्ल है, ये है, जो भी मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको अभी पहले वो मॉडल हम सिंपल इसलिए देते थे कि वो दिए ही उस तरह होते थे,
ये आपको जरा उस फॉर्मेट में अवेलेबल है कि आप इसके अंदर किसी तरीके भी फॉर्मेट का फ्लो डायग्राम का उसको दे सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में आपने कनेक्टर लेने हैं, पेज लेआउट, सिंबल्स आपने कोई भी देनी है, मीन कि आपके तमाम के तमाम जो मॉडल का लेआउट है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, ये आपको हेल्प करता है। अगर मैं इसे क्लोज करता हूं और हम जाते हैं इसके बने बनाए डायग्राम्स के अंदर और फाइल, उसमें मैं इसमें बड़े बड़े डायग्राम में आता हूँ। तो एजुकेशन यहाँ पे लिखा कहीं पे, फैशन डिजाइन डेटाबेस पार्ट, इसमें काफ़ी सारे चार्ट्स की शक्ल है जो यूज़ हो सकती है। सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने मुख्तलिफ बिजनेस की एक्टिविटीज़ में और सारे पेजेस के अंदर। इसमें एक्सेल के डाटा की बिना पे भी आप ग्राफ को ज़रा एडवांस शक्ल में दे सकते हो। ये 2 डिमेंशनल टाइप चार्ट्स हैं। अब ये उन्होंने कहा हुआ है स्कैटर प्लॉट और बाकी चीज़ें, इनको लिंक किया हुआ उन लोगों ने एक्सेल शीट के साथ, ठीक है ना। तो ये उसके सारे डेटाज हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपके सामने है, अटैचमेंट फाइल्स, मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स हैं। इसमें एक और देख रहा था एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लो चार्ट डायग्राम्स हैं, आप उसको अगर लेके चलते हैं। इन्फोग्राफिक्स, अगर अक्सर आपने नेट पे देखा होगा कि वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लंबे लंबे पेजेस में आ रही होती है, आप यहाँ पे वो अपनी टाइप की क्रिएट कर सकते हो। अक्सर आपने देखें जब कॉन्फ्रेंस में जाए तो वहाँ पे आपने ना डायग्राम बना के दिखाना होता है लोगों को, रिसर्च हुई कैसे, वो फ्लो चार्ट टाइप आपने एक्सप्लेन करना होता है, जिसको हम कहते हैं इन्फोग्राफिक्स बनाना। तो ये अभी क्रिएट करके देगा आपको, ये देखें, देख रहे हैं आप। इसमें किसी तरीके का भी अपना इन्फोग्राफी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके मैप्स भी हैं, वर्ल्ड मैप्स भी हैं। तो कहने का मकसद तो ये कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको काफ़ी सारी हेल्प करता है आपके मॉडल को बिल्ड करने के लिए। तो आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस कि आप इस प्रॉपर्टी क्लियर।